क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोगों ने कल सॉल्व किया था और 14 तक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका था। 14 तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। चले 14 के बाद आज हम लोग शुरू करेंगे 15, 16 और 17। देखिए 18 नंबर जो क्वेश्चन है ना वो है एक्सप्लेन दी फॉलोइंग। ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक्सप्लेन करने का मतलब है यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसमें आपको ना उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है कि आखिर ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन क्या है, थोड़ा सा आपको इसमें ही लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें जो एक्सप्लेन द फॉलोइंग 18 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, इसमें बेसिकली एक्सप्लेन करना है। और मेरे हिसाब से हमको ये पूरा कंफर्म मालूम है कि 90% हम इसको लेकर श्योर है कि यदि आपने क्लास में बहुत अच्छी तरीके से इन सब चीजों को समझा होगा जो हम लोगों ने पूरी तरीके से डिस्कस किया क्लास में, तो 90% आपसे ना ये वाला सवाल बन जाएगा। 18 में 5 सवाल दिए हुए हैं। मेरे हिसाब से 90% सवाल आप इसमें आराम से सोच के हैंडल करने की कोशिश कर लोगे। ठीक है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो 18 नंबर हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। ठीक है, 15, 16, 17 न्यूमेरिकल है तो ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो 18 नंबर लेकिन ये आपका होमवर्क रहा। 18 नंबर आप इसके ऊपर सोचेंगे कि आखिर ये क्या है। जैसे इसमें लिखा गया है ना कि व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। बताइए, जब हम आपको यहाँ पे ना, हमको याद आ रहा है कि हमने यहाँ पे एक बल्ब बनाया था और इसमें हमने फिलामेंट दिखाया था, है ना, और हमने क्या कहा था कि वो जो फिलामेंट है वो किससे मिलके बना हुआ होता है। एक हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल आता है, उसका नाम क्या था बताइए, टंगस्टन। यानी कि वो फिलामेंट या तो टंगस्टन का बना हुआ होता है या फिर किसी अलॉय का बना हुआ होता है। अच्छा, किसी अलॉय का या फिर किसी जैसे हमने कहा कि ये जो हमारा फिलामेंट होता है वो या तो टंगस्टन से मिलकर बना हो सकता है या फिर किसी अलॉय का। बताइए, आखिर हम उस फिलामेंट में टंगस्टन ही इस्तेमाल क्यों करते हैं या फिर अलॉय ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, वही आपसे पूछ रहा है। क्या इसका जवाब आप नहीं जानते हैं? इसका जवाब क्या था? इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। सिंपल, तो वही उसमें लिखना होता है इसमें। जैसे सवाल क्या था आपका कि व्हाई इज इट टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। सिंपल सी बात है, यानी कि बल्ब के फिलामेंट में आप टंगस्टन ही इस्तेमाल क्यों करते हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा होता है, हाई होता है। मेरे हिसाब से 3380 डिग्री सेल्सियस था, 3380 डिग्री, है ना, इसीलिए इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार का नीचे भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप इसको एक बार सॉल्व कीजिएगा और मेरा ये दावा है कि 90% आपसे बन जाएगा। 10% में कोई दिक्कत आए तो आप लोग एक बार क्लास में आकर पूछिएगा और ऑनलाइन बच्चे आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए, तो 18 नंबर हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। 15, 16, 17 आज हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक बात और, क्या इस चैप्टर में आपने एक चीज गौर किया है? जो हम लोग जो पूरा एक्सरसाइज बना रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें आपने एक चीज गौर किया है, 1 नंबर सवाल से लेकर 18 तक में क्वेश्चन आंसर टाइप यानी कि स्टेटमेंट वाला सवाल मात्र आपके पास 2 गो आया। एक 18 नंबर जिसमें 5 सवाल है और एक 5 नंबर यानी कि 5 और 18। मात्र ऐसे ही ये 2 क्वेश्चन है, 2 ही ऐसे क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर में जो कि थोड़ा सा ना स्टेटमेंट वाला है, जिसमें आपको लिखना पड़ता है स्टेटमेंट में। लेकिन बाकी सारा सवाल यानी कि 16 का 16 सवाल आपका किस पे था? न्यूमेरिकल पे था। तो इसलिए हम ना जानबूझ के इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स को बता रहे हैं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स आपका बहुत ज्यादा मिलेगा, स्टेटमेंट वाला सवाल आपका इसमें बहुत ही कम मिलेगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और एग्जाम में भी यही चीज होगा आपके साथ। एग्जाम में इलेक्ट्रिसिटी से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो है ना 1-2 आ जाएगा, लेकिन 3 नंबर, 4 नंबर या फिर 5 नंबर में से कोई भी एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है। यदि 3 नंबर में पूछ रहा है तो भी एक आ सकता है, 4 नंबर में पूछ रहा है तो भी एक आ सकता है, 5 नंबर में पूछ रहा है तो भी आपका 1 नंबर इलेक्ट्रिसिटी से कन्फर्म है। इसीलिए आप इस चैप्टर में ये गौर कर पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी से हमारा जो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है वो ज्यादा है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हमारा कम है। और इस चैप्टर का सबसे बेहतरीन क्लास यदि हम आपको बताएं तो वो कौन सा था बताएं? जिस क्लास में हमने सारे फॉर्मूले को एक जगह पे लिखा था। देखो, हमने इस चैप्टर को पूरा पढ़ाया है, लेकिन यदि कोई हमसे पूछे कि सर बताइए कि आपका ना इस पूरे चैप्टर में फेवरेट क्लास कौन सा था, तो मेरा इस चैप्टर में सबसे फेवरेट क्लास वो वाला क्लास था जिसमें हमने टोटल फॉर्मूला आपको बताया था। क्योंकि वो ना फेवरेट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आपको पूरे क्लास का, पूरे चैप्टर का निचोड़ वहां पे मिल गया, समरी मिल गया, और वहां पे हमने आपको यही बताया था कि कौन सा फॉर्मूला कहां पे इस्तेमाल करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब चीज। ठीक है, बस उतना यदि आपको याद है तो फिर आपसे न्यूमेरिकल्स बन जा रहा है। और आप मेरा यकीन मानो
बोर्ड का ना मतलब पिछले 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का पेपर हम देखे हुए हैं, उसका पैटर्न किस प्रकार से है। आप इस चीज को लेकर निश्चिंत रहिए। अब तो 20 नंबर का एमसीक्यू भी पूछता है, तो आप इस चीज को लेकर निश्चिंत रहो कि एक सवाल कम से कम इलेक्ट्रिसिटी का एमसीक्यू में आना है कंफर्म, और एक सवाल इलेक्ट्रिसिटी का लॉन्ग आंसर में आएगा, जो कि 3 नंबर का हो सकता है, या तो 4 नंबर का, या तो 5 नंबर का, लेकिन एक सवाल जरूर आएगा। ठीक है, और एक एमसीक्यू में आएगा, ध्यान में रखिएगा इस बात को, एक एमसीक्यू में, एक लॉन्ग में आ जाएगा 3, 4 या 5 नंबर के लिए, और एक आएगा स्टेटमेंट वाला। जैसे यहाँ पे 18 नंबर में 3 क्वेश्चन दिया गया ना, स्टेटमेंट वाला इस प्रकार का आपके पास सवाल आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल हमारा एक आएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, अब जरा आप सोचो, फिर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर एक न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए इतना बड़ा चैप्टर लंबा सा क्यों पढ़े। देखो, यदि इस प्रकार से आप सवाल पूछोगे ना, तब तो फिर आपको कोई चैप्टर ही नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? सही बात है ना, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आपको मतलब पूरे बुक में कितना चैप्टर है, वही 13-14 चैप्टर है, 13 चैप्टर है। अब मान लीजिए कि 13 चैप्टर से यदि एक एक क्वेश्चन भी आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि सर एक क्वेश्चन के लिए हम ये पूरा चैप्टर क्यों पढ़े। इसका मतलब फिर तो आपको कोई भी नहीं पढ़ना चाहिए, इसका मतलब आपको पूरा पढ़ना चाहिए। समझ में आ गया बात, क्योंकि यहाँ पे ना एक एक नंबर से फर्क पड़ता है सीबीएसई में। ठीक है, खैर ये तो कुछ एडिशनल बातें हो गई, ऐसा हम लोग क्लास में हमारा चर्चा चलता रहेगा, लेकिन पहले मेरा मकसद है कि आपका सिलेबस अच्छे तरीके से खत्म कर दिया जाए, फिर आपको प्रैक्टिस 10 साल का, 12 साल का पेपर, ये सब पूरा प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड का पैटर्न क्या है, उस कैसे आंसर राइटिंग लिखना होता है, किस तरीके का वेटेज रहता है, मार्किंग स्कीम क्या रहता है सीबीएसई का, सारा कुछ बताएंगे। ठीक है, चलिए खैर ये सब बात हम लोग का क्लास में चलता रहेगा, बीच बीच में कभी कभी हो गया तो ठीक है। चलिए 15 नंबर हमारा थोड़ा सा सवाल देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, बहुत ध्यान से समझेंगे। 15 नंबर क्या है, 2 लैंप्स 1 रेटेड। अच्छा, इसमें 2 लैंप का आना, तो आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। 2 लैंप कहा तो लैंप ए, आप इसको ऐसे बना लो, अरे यार चल क्यों नहीं रहा है। 2 लैंप है, तो आप एक काम करो, लैंप ए आप इधर मान लो, और लैंप बी आप इधर मान लो, 2 लैंप है। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या क्या वैल्यू दिया गया, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। 2 लैंप्स 1 रेटेड 100 वॉट एट 220 वोल्ट, तो यहाँ पे दिया है पावर जो दिया हुआ है वो 100 वॉट दिया हुआ है, और पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये पहले वाले लैंप का वैल्यू है। अगले वाले के लिए क्या है, एंड द अदर 60 वॉट, इसका पावर दिया हुआ है 60 वॉट, और इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी 220 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, अगला आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा, दोनों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, तो आप यहाँ पे बीच में पैरेलल भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा इस बात को, ये दोनों का दोनों हमारा कनेक्टेड है पैरेलल में, दोनों कनेक्टेड है पैरेलल में। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो लैंप ए और लैंप बी, इसका पावर 100 वॉट, इसका पावर 60 वॉट, इसका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम है। अच्छा, एक बात ना आपको थोड़ा सा हम और कुछ बताते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा बात। आपने इस पूरे चैप्टर में कहीं पे आपने गौर किया कि पोटेंशियल डिफरेंस जब भी दिया हुआ रह रहा है सवाल में, तो वो 220 वोल्ट ही दिया हुआ रह रहा है। गौर किया आपने, मतलब आपने लगभग अभी तक जो हम लोग पूरा सवाल बनाए हैं, हर सवाल में आप देखेंगे ना, तो ज्यादातर जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रहा है बार बार, वो 220 वोल्ट ही दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हमारे इंडिया में ना जो घरों में इस्तेमाल हो रहा है वोल्टेज, वो उसका जो वैल्यू है वो 220 वोल्ट है। मतलब हमारे इंडिया के पूरे इंडिया के घरों में जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, जो वोल्टेज प्रोवाइड किया जा रहा है, वो 220 वोल्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको एक लॉजिक बताते हैं, थोड़ा सा ये आखिर कैसे काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। देखिए, सपोज करो कि आप गए दुबई, ठीक है, और दुबई बहुत चर्चित जगह है, बहुत प्रसिद्ध है, फेमस है। सपोज करो कि आप गए दुबई और वहां पे ना आईफोन आपको सस्ता मिला, और आप वो आईफोन लेकर इंडिया आ गए। ठीक है, क्योंकि आपने वहां पे आईफोन खरीदा तो उसका चार्जर भी आपको मिला होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लेकर आ गए।
क्या वो चार्जर दुबई में जो आपने खरीदा, फोन चार्जर जो भी आपने खरीदा, क्या वो जब आप इंडिया में लाओगे तो क्या वही चार्जर प्रॉपरली फंक्शन करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि देखो, बिल्कुल आपने खरीदा कहां पे? दुबई में। इसका मतलब है बना कहां पे होगा? दुबई में बना होगा। तो वहां का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और रहता है, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और है। इसका मतलब है कि जो चार्जर आप वहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वही चार्जर आप इंडिया में लाओगे तो इस्तेमाल कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। उसी प्रकार का सेम चीज हमारा यहाँ पे भी होता है। मान लीजिए कि हम अपना फोन चार्जर सब कुछ लेकर एक ट्रिप पे गए, कहाँ? अमेरिका सपोज कीजिए। तो चूंकि हम ट्रिप पे जा रहे हैं अमेरिका, तो हमको क्या करना पड़ेगा? अपना फोन चार्जर सब कुछ लेके जाना पड़ेगा। और हम कोशिश कर रहे हैं वहां पे जाके कि अब मेरा फोन जो है ना चार्ज हो जाए। लेकिन क्या आपका वो चार्ज, चलो चार्ज काम तो करेगा, ठीक है, चार्ज खराब थोड़ी हो जाएगा। यहां से वहां गए तो क्या चार्ज खराब हो जाएगा? नहीं, प्लग तो आपका ठीक रहेगा। लेकिन क्या प्रॉपरली वो फंक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो सबसे बड़ा समस्या होता है ना किसी भी लोगों के लिए जो अलग अलग कंट्री में जाके फोन या फिर कोई गैजेट खरीदते हैं, उनके लिए समस्या ये होता है कि यार वहां पे तो काम अच्छे तरीके से करता है, लेकिन जब इंडिया लेकर आते हैं ना, अच्छे तरीके से काम नहीं करता वो। इसीलिए हर आदमी जब बाहर जाता है ना, जब विदेश जाता है, तो वहां पे वो खास करके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं खरीदना चाहता है, क्योंकि उसको मालूम है खरीद लेंगे यहां पे काम करेगा बढ़िया, इंडिया में भी काम करेगा, लेकिन उतना मजेदार तरीके से काम नहीं करेगा। बात समझ आ रही है? इसीलिए हर कंट्री का अपना पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू अलग अलग होता है। चाइना में कुछ और है। अच्छा, फिर आपके मन में सवाल आया होगा कि सर हम लोग फोन खरीदते हैं मेड इन चाइना, चार्जर खरीदते हैं उसमें लिखा हुआ रहता है मेड इन चाइना, इंडिया में लगाते हैं तो हमारा चार्जर उठा लेता है, अच्छा से काम करता है। देखो, इसमें ना आपका बहुत बड़ा गलतफहमी है। आपका जो प्रोडक्ट है ना फोन में, वो कंप्लीटली चाइना का है, लेकिन उसको असेंबल कहां पे किया गया, यानी कि उसको डिजाइन कहां पे किया गया? इंडिया में। इसीलिए आप प्रोडक्ट में दो चीज देखो कभी भी। प्रोडक्ट जब भी आप कोई इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसमें दो चीज देखो। पहला, मेड इन कहां है, यानी कि मेड इन चाइना है, इसका मतलब ये नहीं कि चाइना में बना है। फिर उसके नीचे ना एक और चीज लिखा हुआ रहता है, असेंबल। यदि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, सपोज कीजिए, चलो मान लेते हैं, सपोज करो कि ये मेरा माउस है, ठीक है, तो इसमें कहाँ का बना हुआ है ये? हाँ देखो, ये मेड इन चाइना का बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ भी है, ठीक है, मेड इन चाइना। ये मेड इन चाइना है, ठीक है, इसका मतलब है ये प्रोडक्ट कहाँ पे बना है? चाइना में बना है। इसका मतलब है कि चाइना में यदि ये बना होगा तो वहां का पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, सब उसके अकॉर्डिंग बना होगा। लेकिन हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कहाँ पे? इंडिया में। फिर ये काम अच्छी तरीके से क्यों कर रहा है? देखो, इसमें ना दो चीज आपको ध्यान रखना है। जब भी किसी प्रोडक्ट के ऊपर मेड इन चाइना लिखा हुआ रहे, इसका मतलब आपको ये नहीं समझना है कि वो चाइना का ही है। इसका मतलब है कि उसमें जो सामान लगे हुए हैं, जो उसमें कंपोनेंट है, वो चाइना का है, लेकिन उसको जो तैयार किया गया, उसको जो फिट किया गया, उसको जो उसका स्ट्रक्चर दिया गया, वो इंडिया में दिया गया। इसीलिए चलो आप कभी ना इसका एग्जांपल ऐसे समझो। आपको क्या लगता है कि जब हमारा चाइना से हमारे इंडिया में फोन आता है, तो क्या वो बना बनाया फोन आता है क्या? सोचो जरा। चलो आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए। आप कभी साइकिल खरीदे हो? जब आप दुकान में साइकिल खरीदने के लिए जाते हैं और आपको साइकिल कोई पसंद आ जाता है, जैसे मान लीजिए साइकिल रखा हुआ था 100 पीस में और आपको वो पसंद आ गया, तो क्या दुकानदार वही साइकिल आपको उठा के देता है? वो क्या कहता है कि भैया ये केवल 100 पीस के लिए, हम आपको ऐसा ही दूसरा देते हैं। वो क्या करता है, एक कार्टून होता है बेसिकली, उसमें उस साइकिल का सारा पार्ट खोल के रखा हुआ होता है। फिर आप उसको मांगते हो कि हाँ हमको यही चीज चाहिए, तो फिर वो क्या करता है, अपने एक मिस्त्री को लगाता है उसमें और पूरी तरीके से उसको फिट करके पूरा खड़ा करके देता है। फिर आप देखते हो कि अरे ये तो साइकिल हमारा खड़ा हो गया, अभी साइकिल इतना बड़ा है, पहले वो छोटे से कार्टून में पैक था। इसका मतलब हो गया कि जब भी कोई प्रोडक्ट किसी कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता है, तो वो खुल के जाता है पूरा, उसका ऊर्जा पुर्जा जो भी रहता है ना, सब चीज खुला हुआ रहता है। लेकिन जब वो दूसरे कंट्री में पहुंचता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको वहां के हिसाब से, वहां के एनवायरमेंट के हिसाब से उसको फिट किया जाता है। इसी प्रकार से हमारे इंडिया में यदि कोई मोबाइल आ रहा है मेड इन चाइना लिखा हुआ, मेड इन नेपाल, मेड इन जापान, मेड इन दुबई, मेड इन कोरिया, इस तरीके से मतलब ये समझो कि सामान वहां का है, लेकिन उसको बनाया गया है इंडिया के अंदर, इंडिया के इलेक्ट्रिसिटी वाले सिस्टम को देखते हुए कि इंडिया के घरों में वोल्टेज कितने का जा रहा है, करंट कितने का जा रहा है, इन सभी को देखते हुए, ठीक है। इसीलिए हमारे हर क्वेश्चन में जो लगभग आपको पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का आ रहा है, इसका मतलब है कि इंडिया के घरों में वोल्टेज लगभग 220 वोल्ट का प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है ना। यही आपका सबसे बड़ा इसमें बात था जो कि हमने आपको बताया। चलिए अब खैर आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या कहा गया था देखो, तो ये हमारा दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है।
What current is drawn from the line if the supply volt is 220 वोल्ट, यानी कि सप्लाई वोल्ट बेसिकली 220 वोल्ट का है, जो कि हमने यहाँ पे दोनों में लिख दिया है। आपको बताना है कि करंट कितना पास कर रहा है। मतलब ये हो गया कि चलो इसका थोड़ा सा हम डायग्राम बनाना चाहे ना, तो चूंकि ये पैरेलल में है तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं। पैरेलल में है तो ऐसे हम लोग बना ही सकते हैं। आप सपोज कर लो कि ये हमारा लैंप ए है और ये हमारा लैंप बी है, इसका अलग पावर है, इसका भी अलग पावर है, लेकिन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। अब आपको ये बताना है कि इस पूरे सर्किट में करंट कितना है, पूरे सर्किट में करंट कितना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, आप इसके लिए अलग करंट निकालो, इसके लिए अलग करंट निकालो, यानी कि इसके दोनों के लिए अलग अलग करंट होगा, क्योंकि आप पैरेलल का बात कर रहे हैं, पैरेलल में करंट दोनों के लिए अलग अलग होगा। तो दोनों का करंट अलग अलग निकालो और दोनों को बाद में फिर ऐड कर दो, पूरा निकल जाएगा आपको। ठीक है, चलो पहले हम लोग इसके लिए काम करते हैं। देखिए, आपको निकालना क्या है, करंट, और आपके पास है P का वैल्यू और V का वैल्यू। ठीक है, आपको निकालना है करंट। जरा थोड़ा सा और सोचते हैं इसके बारे में, हम लोग क्या कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास यहाँ पे पावर दिया हुआ है और बात हो रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो बताइए, जब भी बात हो पैरेलल कॉम्बिनेशन का और बात हो पावर का, तो हम लोग इसमें पावर का फॉर्मूला लगाते हैं P = V²/R। अब यहां से हमारे पास क्या आएगा बताइए, यहां से हमारे पास पावर दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस हमको मिलेगा, और जब रेजिस्टेंस हमको एक बार मिल जाएगा तो V = IR लगा के हम लोग करंट भी पता कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो पावर हमारे पास 100 दिया हुआ है, बराबर V² का मतलब हो गया 220 × 220 डिवाइडेड बाई R। इसको इधर लेकर आएंगे तो R बराबर 220 × 220 डिवाइडेड बाई 100। तो 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल, तो R = 484 ओम। तो रेजिस्टेंस हमारे पास इतना है 9। देखिए, आपको निकालना है करंट। अब आपके मन में सवाल ये भी आया होगा कि सर हमको निकालना है करंट, आप निकाल रहे हैं रेजिस्टेंस। क्योंकि देखो, आप जब करंट निकालोगे ना, उसके लिए आपको रेजिस्टेंस चाहिए ही, क्योंकि तभी तो आप इस पे लगा पाओगे V = IR। अब इसका मतलब हो गया कि इस पूरे सर्किट में जो रेजिस्टेंस हमारा है वो इतना है। ठीक है, अब करंट यदि हम लोग निकालना चाहें तो हम लोग निकाल सकते हैं। अब V = IR। चलिए, तो भी हमारे पास दिया हुआ है 220, I निकालना है, I इधर रहने दो, रेजिस्टेंस हमारे इधर आ जाएगा, तो 484, 220 और रेजिस्टेंस 484। ठीक है, इतना आएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए तो कितना आ सकता है, चलिए थोड़ा सा कर लेते हैं इसको हम लोग सॉल्व। कितना है, 484 है, 484 डिवाइडेड बाई, सॉरी 22 है ना, 220 डिवाइडेड बाई 484, 0.45। इसके लिए आएगा 0.45 एम्पियर बराबर करंट। ये करंट हमारा आया है लैंप ए के लिए। ठीक है, और करंट निकालने से पहले आपको निकालना पड़ता रेजिस्टेंस, तभी आप इस वाले फॉर्मूले पे पुट कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप उसके लिए कर लो, इसमें भी वही चीज करेंगे, P = V²/R। इसमें से भी आप पहले रेजिस्टेंस निकाल लो, तो यहाँ पे हमारे पास 60 है, बराबर 220 × 220 डिवाइडेड बाई R। R हमारा इधर आएगा, तो 220 × 220 डिवाइडेड बाई 60। 1 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया। R = चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो हमारे पास आएगा 4, 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, 220 × 22 4840 डिवाइडेड बाई 6। इसको 6 से डिवाइड भी कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 6। एक काम कर सकते हैं, रुक जाओ एक मिनट, 4840 डिवाइडेड बाई 6 है ना, इसको आप इसी में रहने दो, क्योंकि ये पॉइंट में आ रहा है और पॉइंट में मत लाओ अभी इसको, कितना भी आप इसको मान के चलो, क्योंकि पॉइंट में ला दोगे ना तो फिर आपके लिए आगे दिक्कत हो जाएगा। इसके लिए अभी इसको फ्रैक्शन में ही रहने दो। ठीक है, अगला आगे काम करते हैं। नाउ
V इक्वल्स टू आई आर लगाएंगे तो V हमारे पास दिया हुआ है 60, रेजिस्टेंस इधर आ जाएगा तो 4840 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू आई। अब यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, ये आपके पास नीचे में 6 है, ये हमारा ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 to 6 बाई 4840 बराबर आई। ओके चलिए इसका थोड़ा सा हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख लेते हैं। ये तो हमारा 360 डिवाइडेड बाई 4840 हो जाएगा बराबर आई। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा थोड़ा सा, इसके बाद यहाँ पे इसको यदि हम लोग डिवाइड करें 360 को 360 को डिवाइड कीजिए 4840 से, आपके पास आएगा 0.07 एम्पियर बराबर करंट। चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इस वाले लैंप के पास जो करंट है वो इतना है, इस वाले लैंप के पास जो करंट है वो इतना है। तो अब बताओ कि टोटल करंट हमारा इस पैरेलल सर्किट में कितना होगा। तो टोटल करंट दोनों को जोड़ देंगे सिंपल सा, तो टोटल करंट इक्वल्स टू 0.0 कितना था 0.45 प्लस 0.07 तो कितना आएगा थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो 7 और 5, 7 3 10 2 12 के दो हाथ में 1 4 1 5 0.52 एम्पियर आपका करंट आएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इतना लिख लीजिए। तो टोटल करंट हमारा इतना आ गया। देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा यदि वैल्यू ऊपर नीचे भी हो जाए उसके लिए आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ा जाए। फिर हो गया। चलिए सवाल नंबर 15 लिखिए और 15 के बाद 16 देखते हैं। पॉइंट में आंसर है आपका, वो याद रखिएगा। उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, ठीक है चलेगा उतना। सिक्सटीन नंबर देखिए, सॉल्यूशन 16 क्या कह रहा है पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर उसको देखा जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि विच यूजेज मोर एनर्जी, a 250 watt TV set in 1 hour और a 1200 watt toaster in 10 minutes। चलिए यहाँ पे दो चीजों के बारे में बात हुआ, एक टीवी के बारे में और एक टोस्टर के बारे में, ठीक है। तो एक तरफ आप लिखो टीवी और एक तरफ आप लिखो टोस्टर। यहाँ पे लिख दो टीवी और यहाँ पे लिख दो टोस्टर। यहाँ पे भी वैसे ही कर लेंगे हम लोग, थोड़ा सा दोनों को अलग अलग काम कर लेंगे। चलिए जरा देखिए ध्यान से, इसमें क्या वैल्यू दिया गया टीवी में। टीवी में पावर है 250 वाट और इसमें टाइम कितना दिया गया है 1 आवर। चलिए इसमें टाइम है 1 आवर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो तो पावर तो अपने SI यूनिट में है, ठीक है, लेकिन क्या टाइम अपने SI यूनिट में है? नहीं, ये घंटे में है। तो इसको हम लोग अपने पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटा में हमारा होता है 3600 सेकंड, ठीक है। अब टोस्टर के लिए कितना दिया गया पावर, जरा वही बता दीजिए। 1200 ना, 1200 वाट दिया गया है, ठीक है। लेकिन इसमें टाइम कितना दिया गया है 10 मिनट्स, 10 मिनट्स, ठीक है। लेकिन ये भी अपने ऐसे यूनिट में नहीं है, तो 60 × 10 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 600 सेकंड, ठीक है। चलिए अब इसमें हमसे पूछा गया है कि बताओ टीवी ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है या टोस्टर ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है। चलिए अब हम आपसे पूछेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया है यहाँ पे बात हुआ पावर का और यहाँ पे भी बात हो रहा है पावर का, और बात कर रहा है यानी कि पूछा जा रहा है आपसे एनर्जी। तो हमने आपको बताया था जब भी बात हो पावर और एनर्जी का तो वहां पे फॉर्मूला कौन सा लगता है बताइए। बिल्कुल, जब भी बात हो पावर और एनर्जी दोनों का साथ साथ, पावर और एनर्जी दोनों का जब भी बात हो जाए एक ही क्वेश्चन में, इसका मतलब आपको उसमें लगाना है पावर का फॉर्मूला P = E/T, ओके।
और हमने यहाँ पे कहा था कि ई के जगह पे और क्या आ सकता है, डब्ल्यू आ सकता है। ठीक है, चले तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं पहले एनर्जी अपना। तो पावर का वैल्यू, तो पावर तो हमारे पास दिया हुआ है 250 बराबर, ई नहीं है वही तो निकालना है, और टाइम हमारे पास है 3600। ये इधर आ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा ये हो जाएगा 250 इंटू 3600 बराबर ई। चलिए इसको पहले कर लेते हैं 36 इंटू 25, 36 इंटू 25 900, सिंपली 900, लेकिन 1 0 2 0 3 0 1 2 3 बराबर ई। देखो आप एनर्जी निकाला आपने, तो यूनिट यहाँ पे क्या आएगा, डब्ल्यू या ई, जूल। ओके, चूंकि एनर्जी है तो एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल, तो इसका एनर्जी ये निकल गया। अब इसी प्रकार से इसमें वही बात करेंगे, इसमें भी वही बात, इक्वल टू ई बाई टी, और इसमें पावर हमारे पास दिया हुआ है 1200 बाई ई नहीं है हमारे पास, वही तो निकालना है, लेकिन टाइम हमारे पास इसमें कितना है, 600 सेकेंड है। तो 1200 इंटू 600 बराबर ई, 72 7 2 1 2 3 4 1 2 3 4 जूल बराबर एनर्जी। ठीक है, लेकिन देखो इतना बड़ा वैल्यू आ रहा है, आपको न्यूमेरिकल्स में नहीं रखना है, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और देखिए हमने आपको यहाँ पे बताया क्या है, एक डिजिट के बाद आप दे दो पॉइंट, तो 9.9 आपने यहाँ पे ना देखो 9 पॉइंट दे दिया आपने। तो अब आप देखो कि आपने कितने डिजिट पहले पॉइंट दिया आपने, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ना 9 पॉइंट देने की जरूरत है। अच्छा चलो आपके हिसाब से सर 9 पॉइंट यदि हम यहाँ पे 0 0 दे दे, या फिर ऐसे भी समझो, चलो 1 मिनट समझाते हैं। यदि हम 9 इंटू 10⁵ जूल लिख देंगे तो क्या कोई दिक्कत होगा, ये भी सही बात है, क्योंकि सिंपल से इसका मतलब है कि आपने 9 के बाद पॉइंट दिया होगा, और पॉइंट का सिंपल से यहाँ पे मतलब कुछ नहीं है। तो 9 पॉइंट आपने दिया, और या फिर आप उसको समझ में नहीं आ रहा ना उतना भी, तो आप सिंपल से समझो कि 9, चलो थोड़ा सा एक स्टेप और समझा देते हैं, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। 9 इंटू हमारे पास 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5, ये भी तो हम लिख सकते हैं ना, ये भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे आप, 9 रहने दो, इसको आप सिंपल सा 10⁵ जूल कर दो बराबर एनर्जी, ये समझाना चाहते थे, अब समझा गया आपको। चलो अब ये वाला आ जाओ, इसको देखो कैसे कर सकते हैं। ये तो सिंपल सा हमारा 9 था, यहाँ पे ना 72 है, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, 7.2 कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो फिर आपने कितने डिजिट पहले पॉइंट दिया आपने, तो 1 2 3 4 5 ना, तो 10⁵ बराबर ई। तो अब यहाँ पे देखो आपसे पूछा जा रहा था कि इन दोनों में से एनर्जी ज्यादा कौन इस्तेमाल कर रहा है, तो आपने यहाँ का एनर्जी निकाला 9 इंटू 10⁵ जूल, यहाँ पे 7.2 इंटू 10⁵ जूल, तो ज्यादा एनर्जी कौन इस्तेमाल कर रहा है, ये टीवी या फिर टोस्टर, टीवी। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग टीवी यूजेस मोर एनर्जी देन टोस्टर, लास्ट में आप लिख दीजिएगा बस, टीवी यूजेज मोर एनर्जी देन टोस्टर, सिंपल सा था। तो जब भी इस प्रकार का थोड़ा सा बड़ा वैल्यू आ जाए ना, आप उसको कॉम्प्लेक्स से थोड़ा सा छोटा कर दो, थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ताकि देखने में हमारा फिजिक्स जैसा लगने लगे कि हाँ बच्चा फिजिक्स बनाया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये भी हो गया सवाल नंबर 16 के बाद अब आइए आप सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17 में आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर का। इसमें कहा गया है एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, चलिए पहले आप यहाँ पे लिख लो, रेजिस्टेंस हमारे पास है 8 ओम, ठीक है। उसके बाद और इसमें कहा गया है ड्रॉज 15 एम्पियर, यानी कि करंट आपके पास है 15 एम्पियर, करंट है 15 एम्पियर, ठीक है। और इसमें क्या दिया है 2 आवर, यानी कि टाइम भी दिया हुआ है, टी का वैल्यू भी हमारे पास 2 आवर है, ये अपने SI यूनिट में नहीं है। तो 2 घंटे में देखो
सिंपल से याद रखो, 1 घंटे में होता है 3600 सेकेंड, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 2 घंटा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 7200 सेकेंड होगा 2 घंटे में। ठीक है, इतना कुछ आपके पास इसमें दिया गया है। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। देखो यहीं पे थोड़ा सा आपको ना सतर्क हो जाना है। यहाँ पे ना सिंपल सा आपके सामने वर्ड क्या नजर आ रहा है, जरा बताओ आपको क्या निकालने के लिए कह रहा है, जरा क्वेश्चन। हीट, जैसे आपने सवाल में हीट देखा, आपको मालूम चल गया कि अच्छा ये हीट कह रहा है, और हीट का हमारे पास 2 फॉर्मूला है, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, तो हमारा मेन वाला हो गया। एक और था वी आई इंटू टी, वी आई इंटू टी। तो अब यहां पे आप देखो कि हमारा कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा। H हमको निकालना है, तो I चाहिए I है, R चाहिए R भी है, T चाहिए T भी है, यानी कि सेकंड वाला हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला हमारा नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन क्या आप इसको पुट कर दोगे, आप आंसर निकल गया आपका। देखो समझो, पहले मेरे बातों को समझो, ये वाला फॉर्मूला हमारा किसी काम का नहीं, क्योंकि हमको जो वैल्यू इसमें दिया गया वो इसमें फिट बैठ रहा है। ठीक है, आपको लगता है कि एनसीईआरटी इतना सवाल पूछा होगा, इतना सिंपल पूछा होगा, नहीं। इस सवाल में ना आपने ध्यान नहीं दिया, हीट से पहले एक वर्ड इस्तेमाल है रेट, और यहाँ पे ना आपसे देखो बिल्कुल आपका कहना सही है कि सर हमारे पास ये सब वैल्यू है तो ये वाला फॉर्मूला लगना चाहिए, बिल्कुल आपका कहना सही है, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी ही लगना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें ना एक वर्ड और आगे लगा दिया है, रेट। क्या पूछा गया था, रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड। रेट का मतलब हो गया आप नीचे ना डिवाइड कर दो टाइम से। अब आपके मन में सवाल ये भी आया होगा कि सर आपने ऐसा तो कुछ नहीं बताया था, सिंपल से आपने बताया था कि यदि आपके पास ये 3 वैल्यू दिख जाए तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। बिल्कुल लगा देना है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप ये भी तो देखो, सिंपली आपसे हीट नहीं पूछ रहा है ना, रेट पूछ रहा है हीट का, यानी कि डिवाइड में आप टाइम करो, सॉरी डिवाइड में आप डिवाइड में लिखो टाइम, यानी कि कितने देर में इतना ये हीट जनरेट कर रहा है, तो टाइम तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। रेट, अच्छा यहाँ और यहाँ पे ना इस बात को आप मतलब इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लो, जब भी रेट पूछ दे समझ जाइएगा कि नीचे आपको डिवाइड करना पड़ेगा टाइम से। ठीक है, चलिए, तो ये वाला आपका सवाल थोड़ा सा नया भी था। तो यदि इसमें ना रेट नहीं पूछता ना, तो हम नॉर्मली इस प्रकार के सवाल इस प्रकार के वैल्यू को देखकर ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, आंसर निकाल देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन पूछ दिया रेट, तो रेट का मतलब होता है कि वो आखिर किस रफ्तार से या फिर किस गति से हीट डेवलप करेगा। तो टाइम तो हमारा फॉर्मूला में रहेगा ही, और नीचे फिर से आप टाइम से डिवाइड करो। आपके पास यहाँ पे क्या दिख रहा है, जरा देखो तो, टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, टी से टी कैंसिल हो गया। अब जरा आप बताओ कि आपके पास बचा आई स्क्वायर आर, लेकिन बताओ कि ये आई स्क्वायर आर हमारा किसका फॉर्मूला होता है, किसका वैल्यू होता है, हीट का या पावर का, पावर का। इट मीन्स अब ये आपका निकल गया पावर। तो अब जो आप वैल्यू निकालोगे ना, वो आप हीट नहीं निकाल रहे होगे, बल्कि आप पावर निकाल रहे होगे। यही सवाल में ना थोड़ा सा यूनिकनेस है इसमें। ठीक है, तो इस सवाल का हम थोड़ा सा और बता देते हैं महत्व। जब भी आपसे ना सिंपल सा हीट पूछे तो आप यही वाला फॉर्मूला लगाइएगा और आराम से निकल जाएगा आपका। नीचे में टाइम से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे रेट पूछ दिया, तो रेट का मतलब हो गया कि टाइम से आप डिवाइड कर दो, तो टाइम से हमारा टाइम कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारे पास आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर आर हमारा फॉर्मूला होता है पावर का। अच्छा एक बात आप इसमें और ये बता सकते हैं क्या, यदि हमारा पावर का फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर, तो ये वाला पावर का फॉर्मूला हम लोग कब लगाते थे, जब हमारा किसका बात होता था, सीरीज कॉम्बिनेशन का बात होता था। और अच्छा फिर सवाल ये भी है कि सर ये वाला हमको लगाना है सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर का फॉर्मूला, ठीक है, लेकिन सर यहाँ पे बात हुआ किसका, हीटर का बात हुआ है ना। यहाँ पे आप ये भी समझो कि हीटर का बात हुआ, इसका मतलब ये सिंगल कंपोनेंट है हमारा, सिंगल डिवाइस है, और हमारा सीरीज में क्या लग सकता है, सिंगल लग सकता है, लेकिन क्या डबल लग सकता है, यानी कि 2 अलग अलग कंपोनेंट लग सकता है, नहीं लग सकता। इसीलिए आप इसमें ये हमारा बेसिकली पावर का फॉर्मूला आ चुका है। तो अब जो आपका वैल्यू आएगा वो बिल्कुल पावर आएगा। ठीक है, तो देखो हमसे पूछा गया था हीट, निकाल रहे हैं पावर, यही सवाल का थोड़ा सा खूबसूरती है, बाकी सब चीज आपका सेम है। तो आई स्क्वायर का मतलब हो गया 15 इंटू 15 इंटू 8, तो 225 इंटू 8, तो 1800 क्या बताइए, जूल नहीं, पावर आपने निकाला, वॉट। देखो बिल्कुल आपने यहाँ पे कह दिया ना कि सर 1800 जूल, हमको मालूम था कि आप कंफ्यूज करोगे, इसीलिए हमने यहाँ पे पहले पी लिख दिया।
तो इस सवाल में जो कहा गया था कि हीट आप बताओ, लेकिन हीट का रेट बताओ, तो आई स्क्वायर आर टी लिख के आप टाइम से डिवाइड करो, जो दोनों कट जाएगा आपके पास बचेगा आई स्क्वायर आर, और आई स्क्वायर आर हमारा फॉर्मूला होता है पावर का। इट मीन्स अब आप निकालने जा रहे हो इसी क्वेश्चन में जिसमें हीट पूछा गया था, आप उसको बदल दिया आपने, अब आप निकाल रहे हो पावर। यही आपका इस सवाल का कहने का मतलब था। चलिए, तो इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 17 भी कंप्लीट हुआ, और 18 नंबर जो हमारा है वो है आपका एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप लोग इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, और 17 के साथ हमारे चैप्टर का न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमारा ये न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हुआ, और ये हमारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। क्या अब किसी प्रकार का डाउट इस चैप्टर में आप लोगों को? ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर डाउट रहे तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट का जवाब दिया जाए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये चैप्टर कंप्लीट समझा जाता है, और आपके हिसाब से और आपके तरफ से चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, ये आपको तब पता चलेगा जब आप अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अलग अलग बुक, आपके पास जो भी बुक है मतलब उससे आप सवालों को बनाइए, जो हमने कॉन्सेप्ट समझाया आपको उसमें आप उसको अप्लाई कीजिए। कहीं पे दिक्कत होगा, दिक्कत तो होना ही है, सिंपल सी बात है, एक बार कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।